ये देवेंद्र यादव ने संभवतः जांच की है, जी। उन्हीं के हस्ताक्षर है, उस पे होंगे, होना चाहिए। हाँ लगाया, जी वहाँ मतलब से देवेंद्र इन्हीं का, यादव जी। देवेंद्र यादव ने किया जांच, जी आपके कनिष्ठ थे। चलिए। माय लॉर्ड, इनकी जांच में भी पाया गया है कि उक्त बालक द्वारा संभवतः किसी चालक छड़ या रॉड द्वारा 11 केवी लाइन से स्कूल की छत पर चढ़कर छेड़छाड़ की गई होगी, जिसके कारण की घातक गई होगी, की गई अब तो होगी बोला की आपने। गई सॉरी मैडम, आई अपोलोजाइज मैडम, जिसके कारण घातक विद्युत दुर्घटना हुई। वर्तमान समय में 11 केवी खरगोन लाइन कंपनी मापदंड अनुसार सुरक्षात्मक दूरी पर है। मतलब इसके बाद जो बयान भी लिए गए हैं, जो पंचनामा के साथ बयान दिए थे, उन सब में भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी यही बताया गया है कि उक्त मौके पर पहुंचा जहां यह पाया गया कि श्री कार्तिक बड़ोनिया, मतलब दिस इज D5, एग्जिबिट D5, बड़ोनिया उम्र 8 वर्ष द्वारा किसी चालक छड़ या रॉड द्वारा 11 केवी लाइन से छेड़छाड़ की गई है, और उक्त समय पर जो लाइन थी वो कंपनी नियम अनुसार मकान बयान मेरे द्वारा पूर्ण होश आवास में दिया गया है। क्या ये बयान क्या कहते हैं कि के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या इसके आधार पर इनको क्रॉस एग्जामिन का कोई मौका मिला है? जो हमीद खां और हेमराज की बात कर रहे हैं। माय लॉर्ड, सेक्शन 161 जो है इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, हाँ लाओ भी निकालो भाई। उसके 161। यस बिल्कुल। क्या लिखा है, कौन सी लाइन पढ़ना है बताइए। लॉर्ड, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक it is the prerogative of the appropriate government to appoint an investigative personnel. नहीं, मैं 161 में ठीक है, इनको अगर क्या ये एडमिसेबल है कोर्ट में? ये कहाँ लिखा है इसमें बता दीजिए कि बिना, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या सिविल सूट फाइल होता है उसमें ये विदाउट, जो कि My lords, clause 3. पढ़िए। Every electrical inspector or other person holding an inquiry under subsection 2 shall have all the powers of a civil suit under the Code of Civil Procedure. shall have all the power of a civil court। सिविल सूट कहाँ की बात है? Civil court बोला my lord. सिविल कोर्ट बोला तो, और से मेरे कौन सा लगे। चलिए। Civil court under the Code of Civil Procedure for the purpose of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects, and every person required by the electrical inspector be legally bound to do so within the meaning of this code. हाँ, मीनिंग ऑफ, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 of इंडियन 5PC. पेनल कोड। Yes. क्या इसका मीनिंग क्या हुई? मीनिंग तो ये है कि उसको ये पावर दिया, अगर कोई नहीं Civil आता है तो court उसके के लिए powers थे. दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहा है कि सिविल कोर्ट में उसे पढ़ा जाएगा, वो जांच कर सकते हैं, एक्सीडेंट इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी हो सकती है। My lord, चलिए। उनकी finding binding होती है. बाइंडिंग होती कहाँ लिखा है बताइए। किस सेक्शन में है किसी सेक्शन? आप बताएं ना ब्रह्मदत्त सिंह जी सर। है किसी में बाइंडिंग का कोई प्रावधान है क्या? जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा इसके बारे में फर्स्ट टाइम हमारे सामने। इन दिस रिगार्ड इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो अगर कोई आदेश पारित करने का उसके पास पावर है, अगर वो ऐसा कोई आदेश करता है तो वो डिक्री होगा जिसको एग्जीक्यूटेबल होगा। ये मात्र लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, ये उनकी इंक्वायरी है, उनके अपने पर्पस से है, पर्पस इंटरनल इंक्वायरी के लिए। इंटरनल इंक्वायरी का दिया है, तो दे कैन इशू समन्स so as to compel him to appear only for that limited purpose. Otherwise they cannot reach to a conclusion and make it a decree of a court which is an executable, sir.
चले और बताएं, और कुछ हो गया? अरे आपका कंप्लीट हो गया सबमिशन? नहीं my lords, एक आप मिनट। बताइए, कंटिन्यू करें। My lords, in any case, जितनी भी evidentiary value है, the inquiry report is on record. It does not record any positive finding of negligence on the part of the appellant. And in fact, it shows that the high tension line जो थी वहाँ पे वो maintained थी, and it was laid down as per the safe statutory distance from the roof. मैंने आपको नोटिस भी दिखाया है जिसके अकॉर्डिंग जो पूरी लायबिलिटी और नेग्लिजेंस है वो एक्चुअली हरभजन साहू जी की तरफ से किया गया है. He has not been impleaded as a party in the suit. And my lords, the respondent themselves have also been negligent because they left their 5-year-old son unattended. वो roof पे अकेले पता नहीं क्या कर रहा था, अभी हम उसका कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते. And the school authorities have also failed to prevent access to the roof, which in itself is also very risky. My lords, lastly, I just want to submit that if such an order is allowed to stand despite absence of negligence by the appellant, in this case, it would create a precedent where public authorities are penalized despite fulfilling their duties, while true wrongdoers escape responsibility. हो गया? Yes, my lord. बताएं आप। वेरी शॉर्ट में थोड़ी सी आर्गुमेंट है बस कि जो रेस इप्सा लोक्यूटर द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ जो है वो डॉक्ट्रिन लागू होती है. यहाँ पर जो दिस फैक्ट इज नॉट डिनाइड दैट द डेथ वाज ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन एंड द लायबिलिटी इज स्ट्रिक्ट माय लॉर्ड. और इसमें मैं एक लेटेस्ट एक ऑर्डर बस प्रोड्यूस करूंगा जिसमें स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस समझ में आएगा. इसमें थोड़ा सा सर ये ऑनरेबल जस्टिस नागू साहब का है, 2019 का है. इसमें हालांकि अलग अलग एक्ट्स रहते हैं, कोई पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में फाइल करता है, कोई जैसे ये वाला जो केस है फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट में है, कोई टॉर्ट्स के अंदर सिंपली फाइल कर देता है. तो द प्रिंसिपल्स फॉर डिडक्शन आर डिफरेंट. अब इसमें मैं सर इसका पैरा 2 पढ़ देता हूँ. यहाँ पर लिखा है लायबिलिटी हैज बीन एक्सक्लूसिवली फास्टेंड अपॉन द एप्लेंट्स है यहाँ पर सर एमपी सेम जो यहाँ पर while absolving defendant number 5 in whose agricultural fields dead body of deceased was found. फिर लिखा है learned counsel for the appellant raises a singular issue in support of the challenge that appellants are though responsible under the principle of strict liability for payment of damages, but appellants be granted liberty to recover the said damage awarded from defendant number 5 on the ground that there was no electric wire belonging to the electric company in close vicinity to the place where dead body of deceased was found, and since it is established on the basis of evidence on record that defendant number 5 indulged in pilferage, chori of electricity by extending naked live wire from the electric pole belonging to the company to his farmhouse, thus it is submitted that defendant number 5 is liable under the principle of contributory negligence. After having heard learned counsel for the rival parties, including the counsel of defendant, this court is of the considered view that true it is that there was no electric wire belonging to the electric company in close vicinity to the place where dead body was found. इनका भी पूरा सर ये केस है कि दूसरे प्रमाइस में हुआ, पास में कोई था नहीं, इनका सब कुछ ये कहना. और found, but there is ample evidence on record to establish that pilferage of electricity was taking place at the behest of. और यहाँ पर भी चोरी हो रही थी, जैसे इन्होंने बोला इनका अवैध कनेक्शन का लाइन प्रॉपर नहीं थी, इन्होंने नोटिस दिए, यहाँ पर तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और उसने अवैध लाइनें खींच कर जो है पिलफरेज कर रहा था. By temporarily connecting naked live wire to the pole belonging to the electricity company, and during the fateful night, the deceased got entangled in the live wire, leading to his death. Judgment of division bench of this court, which are relied upon by learned counsel plaintiff. Here in case of chairman, ये DB के judgment है सर 99(1) MPLJ. फिर 2005 AIR 2005 MP2 has held in categorical terms that looking to the characteristics of electric current, which is potentially dangerous to life, the principle of strict liability can be invoked to hold the electricity company liable not only when electrocution occurs on coming in direct contact with electricity wire belong to the company, but also when electrocution takes place on coming in contact with wires used for pilfering electric energy from the wires poles belong to the company. Relevant portion of the judgment in the case of Ramesh Pawar pertinent to the issue involved is reproduced below for ready reference and convenience. Even assuming that all such measures have been adopted, a person undertaking activity involving hazardous or risky exposure in human life is liable under law of torts to compensate for the injury suffered by any other person, irrespective of any negligence
or carelessness on the part of the managers of such undertaking. The basis of such liability is the foreseeable risk inherent in very nature of such activity. The liability cast on such person is known in law as strict liability. It differs from the liability which arises on account of negligence or fault in this way. That is, concept of negligence comprehends that the foreseeable harm could be avoided by taking reasonable precautions. If the defendant did all that, ये important है sir, if the defendant did all that which could be done for avoiding the harm, he cannot be held liable when the action is based on the negligence attributed. But such consideration is not relevant in case of strict liability, where the defendant is held liable irrespective of whether he could have avoided the particular harm by taking precautions. So ये basically in short and the sum and substance of what is held by this honorable court is that where the liability is strict, जिसको अमेरिकन लॉ में एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोला जाता है, वहां पर जो है केयरलेसनेस या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एटसेट्रा इज इमटेरियल. What is seen is that an inherently hazardous or dangerous activity is being carried out, and therefore it is the duty, whatever incident that takes place, he would be regarded as liable, sir. इसमें सर ढेर सारे जजमेंट्स है, वैसे मैं एक दो आप बोलेंगे तो और फिर दूंगा सर. So this is the position, और समरली सारे जो है एक ये 2013 का है सर. इसमें भी इन्होंने डेथ हुई थी इलेक्ट्रोक्यूशन से. Son of the plaintiff died owing to electric shock caused by LT electric line held by defendant number 1 and 2 for electric pump as well as defendant number 3. हमेशा जो है वो इसमें इनका डिफेंस था पैरा 4 में इलेक्ट्रिक कंपनी का कि हवा तेज चल रही थी owing to seasonal heavy winds electric pole got curved. So this major जो बोला एक्ट ऑफ गॉड, जो नेचुरल एक कैलामिटी रहती है उसके कारण, तो इसमें भी इवेंचुअली इट वाज केस में रिप्लाई भी फाइल किया गया है, फिल्म कोई रिप्लाई तो नहीं एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट में आप इन्होंने रिटन स्टेटमेंट में रिटन स्टेटमेंट शायद नहीं, ये कहां पर कहा इन्होंने, आपने कहा इनका वो थी रिप्लाई फाइल किया, आपने कहा ना कि उन्होंने कि हवा चल रही थी. सॉरी नहीं, मैं इस that स्टेटमेंट को रेफर कर रहा हूं. आई अपोलोजाइज. मैंने जब भी दिया दूसरा वाला ठीक उसका पैरा 4 पढ़ रहा था मैं कि अलग अलग डिफेंस ले रहे थे वो, जैसे उसमें हवा कहा चल कि रही पिल्फरेज और चोरी कर रहे थे इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार है जो चोरी कर रहा था, तो उसको भी डिस्कार्ड कर दिया. जहां बोला एक्ट ऑफ गॉड है कि हवा चल रही थी पोल टेढ़ा हो गया उस कारण से ये घटना घटी, उसको भी बोला कि नहीं आप ही जिम्मेदार होंगे. फिर सर ऐसी ये बेसिक जजमेंट एक शैल कुमारी का भी है, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. फिर एक और रामनाथ HSEB वर्सेस रामनाथ, सुप्रीम कोर्ट के हैं ये. और हाई कोर्ट का सर मैं एक और आपको देना चाहूंगा जिसमें कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर जो है अलग अलग एक्ट्स रहते हैं, बिकॉज एक कोई ऐसा कोडिफाइड लॉ नहीं है जिसमें कि ये किया जाए. सर देयर आर वेरियस जजमेंट्स. My lords, if I may respectfully submit now. अब कंप्लीट हो जाने हो गया कंप्लीट. सर मेरा इतनी कहना था सर. My lords, my respectful senior is referring to judgments which are based on strict liability. It is my very respectful submission before this court कि अगर आप बेसिकली ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे अप्लाई होना शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2002 में. ये जजमेंट है, मैंने दिया शैल कुमारी वाला दिया, शैल कुमारी, मैंने दे दिया सर. मतलब शैल कुमारी जजमेंट है. मतलब प्लीज रेफर टू पैरा नंबर 10. चल तुम्हारी दिया है 2002 वाला. नहीं, सेल कुमारी वाला है, सुप्रीम कोर्ट का है. जी यस माय लॉर्ड. हाँ, इसका पैरा नंबर 10. यस माय लॉर्ड. Milord, I'll read it for you. The defendant has a statutory authority under the Electricity Act. Milord, इन्होंने observe किया है एक दूसरे जज बोला था आपने ना. Yes, my lord. In Manohar Lal Gupta and others versus. पैरा 10 में तो किस चीज का पढ़ेंगे, पैरा 10 कहाँ देखा है? पैरा 10 में तो there are 7 exceptions formulated by means of case law to the doctrine of strict liability. It is unnecessary to enumerate those exceptions, barring one which is this act of stranger if the escape was caused by the unforced. I apologize, my lord. Para 10 नहीं, para 13 रेफर अब करिएगा. फिर बताइए आप ऐसे I apologize, my lord. I got mixed up. मेरे पास दो जजमेंट्स हैं, मैंने दूसरा वाला रेफर कर लिया था. नहीं, फिर
शैल कुमारी आप बता रहे Yes, my lord. शैल कुमारी में आप पैरा 13 हाँ, पे use in करेंगे the please. present case the board made यही ना Yes, my lords. In the present case, the board made an endeavor to rely on the exception to the rule of strict liability. Being an act of stranger, the said exception is not available to the board as the act attributed to the third respondent should reasonably have been anticipated or at any rate its consequence should have been prevented by the appellate board. My lord, my humble submission is जितने भी इसके बाद इस सीरीज ऑफ जजमेंट्स में आए हैं उनमें it has consistently been held that the respondents have that the electricity board did not make reasonable arguments before the civil court that they were not responsible and that they have not been negligent. They were not able to prove that they have not been negligent. Even though the concept of strict liability is being imposed, there is always a little bit of room is given in these judgments to the respondents to prove that they have not been negligent. My lords, my humble submission is, in our case, we have absolutely not been negligent. जो भी negligence है वो third parties की तरफ से ही आया है. Even if you peruse para number 14. किसी क्या Yes, my lords. The Privy Council has observed in Quebec Railway Light Heat and Power Company Limited versus Vandry and others that the company supplying electricity is liable for the damages without proof that they have been negligent. Even the defense that the cables were disrupted on account of violent wind and high tension current found its way through the tension cable into the premise of the respondent was held not. नहीं through the low tension लिखा है Yes, my lord. Cable into the premise of the respondents was held to be not a justifiable defense. Thus, merely because the illegal act would be attributed to a stranger, it is not enough to absolve the liability of the board regarding the live wire lying around on the road. My lords, इसमें भी they have been held negligent because there was a live wire lying on the road. Either if there is a wire that has been broken, which they have failed to fix. Mostly in cases में यही होता है कि snapping of wire होती है और उसके वजह से कोई ना कोई लाइव वायर के कांटेक्ट में आके किसी की डेथ हो जाती है. मेलोज माय हम्बल सबमिशन इज हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. हमने रेगुलरली वायर्स को चेक किया है, उनको देखा है कि वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं. दे आर मेंटेन्ड एंड दे हैव बीन रेगुलरली चेक्ड बाय अस. इन दिस केस ये पैरा आपके केस में कैसे एप्लीकेबल होता है आप पढ़ रहे हैं पैरा जरा देखिए क्या लिख रहे हैं 10 merely because the illegal act could be attributed to a stranger is not enough to absolve the liability of the board regarding the live wire lying on the road. किस तरह से कहा है मैंने ये थोड़ा इसमें तो आपका Yes, my lord. ये फैक्ट्स में डिस्टिंग्विश करने का प्रयास कर My रहे lord, हैं मैं कि that's फैक्ट्स for में डिस्टिंग्विश कर रही हूँ. My lord. नहीं मैं आप ही का बोल आप ही के लिए बता रहे हैं ठीक है नहीं ठीक है बोलिए ठीक है. My lords, बेसिकली इसमें हमेशा स्नैपिंग ऑफ वायर हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टाइम टू टाइम चेक करके उसको सही करिए. तो यही तो नहीं कर रहे हैं आप तो इसी कारण से समस्या हो रही है. लॉर्ड, इस केस में वो सर्कमस्टेंस है ही नहीं. इस केस में जो भी नेग्लिजेंस है वो थर्ड पार्टीज का नेग्लिजेंस है. दे हैव कंस्ट्रक्टेड इलीगल, दे हैव kept illegal constructions intact despite being served notices to remove the same. In that case liability cannot be put on us. That is my humble submission before my lords.